Welcome to your online school दीक्षा क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद। आज हम चैप्टर 2 बहुपद से पूर्व के वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 2 बहुपद ख़त्म कर दिया है और इस चैप्टर 2 बहुपद से संबंधित जो पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न मैंने आपको गृह कार्य करने को दिए थे। अलग अलग वर्षों में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस चैप्टर के प्रमुख प्रश्न रहते हैं, तो वो मैंने आपको गृह कार्य करने को दिए थे। आपने प्रयास अच्छा किया है, पर कुछ प्रश्नों में आपने मुझे मैसेज किया था कि सर डाउट हो रहा है, उसमें कुछ कठिनाइयाँ आपको उसमें आ रही हैं, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है। जो डाउट आपके थे उन डाउटों को मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो पहले हम देखते हैं जो प्रश्न आप लोग को दिए गए थे। कुल मिला के आपको मैंने 12 प्रश्न दिए थे जो अलग अलग वर्षों में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे 2014 में पूछा गया है, 14 से मैंने 19 तक के अभी तक जो बोर्ड परीक्षा में चैप्टर 2 से प्रश्न आए हैं उनको मैंने लिया था। तो जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत हुई उन्हीं प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा, बाकी तो आप लोगों ने कर लिया है। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम वैसे तो आप लोगों ने बहुत माइनर सी गलती कर रखी, छोटी छोटी मिस्टेक कर रखी है, उसकी वजह से पूरा प्रश्न आपका गलत हो गया है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये ऑनलाइन क्लास आपके लिए एक नया माध्यम है पढ़ने का, क्योंकि महामारी चल रही है कोरोना। लेकिन महामारी में हमें अपनी पढ़ाई को बाधित नहीं करना है, तो आपके लिए व्यवस्था की जा रही है ऑनलाइन स्टडी की। मैं मानता हूं आपके लिए ये चीज़ नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि यदि आप प्रयास करें और आपकी समझ में ना आए। कुछ बच्चे लापरवाही कर रहे हैं तो ये गलत बात है। इससे नुकसान सबसे बड़ा आपको ही होगा, क्योंकि आपका समय खराब होगा। आप यदि कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो वीडियो बनाई जा रही हैं, जो आपको होमवर्क मिल रहा है, जो चीज़ समझाई जा रही है वो आपकी समझ में आएगा। नहीं तो जो भी आपका डाउट है उसको दूर करने का हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं जितना हमसे हो सकता है। लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी है, प्रयास आपको ही करना है। तो बार बार वीडियो को देखिए और ध्यान से आप कॉपी पेन लेके बैठिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी धीरे धीरे। अब तो एक डेढ़ महीना निकल गया, हम ये ऑनलाइन स्टडी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये अब आपकी हैबिट में आने लग गई होगी। अब आपको परेशानी नहीं हो रही होगी। शुरू में आपको दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अब रेगुलर जो बच्चे काम कर रहे हैं तो मैंने देखा उनमें सुधार भी हुआ है। शुरू में जो गलतियां करते थे अब वो गलतियां नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई है। तो आप भी प्रयास कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी प्रोग्रेस करेंगे, सफल होंगे। तो चलिए हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं। जिन प्रश्नों में डाउट था उसको मैं आपके लिए करता हूँ। जैसे पहला प्रश्न है आपके लिए, एक द्विघात बहुपद दे रखा है x² - के 16 के शून्य ज्ञात करने हैं। ये 1 नंबर का बोर्ड परीक्षा 2014 में पूछा गया था। तो कैसे इसको हम करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, हम पहला प्रश्न करते हैं। द्विघात बहुपद दे रखा है x² - 16 के शून्य का आपको निकालने हैं। तो देखिए बच्चों, आपने बहुपद उतारा x² - के 16। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए x का स्क्वायर पूरा स्क्वायर है, 16 को आप लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। 16 को आपने इस रूप में बना दिया, इस बहुपद को आपने इस रूप में बना दिया। क्यों बनाया? अब शून्य निकालने के लिए तो हमें इसके गुणनखंडों की आवश्यकता पड़ेगी। पीछे वीडियो में आपने कर रखा है। तो पहले मैं इसके गुणनखंड निकाल रहा हूँ और गुणनखंडों से ही मैं शून्य तक पहुँचूंगा। ये आप जानते हैं कैसे पहुँचेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे a² - b², एक सर्वसमीका काम कर रही है जो होती है a - b और a + b के बराबर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x - के 4 और x + के 4, और सर्वसमीका लगाइए आपने
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। आपने सर्वसम्मिका लगाई। अब देखिए हमको तो शून्यक निकालने हैं, हमने तो अभी इसके केवल गुणनखंड निकाले। शून्य का अर्थ क्या होता है कि x के वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 बन जाए। ठीक, बहुपद तो ये था, लेकिन जब हमने इसके गुणनखंड कर दिए तो हमने इसको इस रूप में बना दिया, गुणनखंडों के रूप में। तो हमें x के वो मान चाहिए जिनको रखने पर बहुपद का मान 0 बन जाए, वही उसके शून्यक होते हैं, आप जानते हैं। तो ये जो बहुपद है px, इसका मान शून्य कब होगा? इसका मान बच्चों शून्य तब होगा जब या तो इसका पहला वाला गुणनखंड 0 हो जाए या फिर इसका दूसरा वाला गुणनखंड 0 हो जाए, क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो इसकी गुणा 0 में होगी तो पूरा 0 बन जाएगा। या फिर यदि दूसरा वाला गुणनखंड 0 हो गया, उसकी गुणा जब पहले वाले में होगी तो पूरा बहुपद 0 बन जाएगा। तो केवल 2 ही केस हैं कि या तो पहला वाला 0 हो जाए या फिर दूसरा वाला गुणनखंड 0 हो जाए। अब इन दोनों के 0 होने का मतलब क्या है, यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा आपको, x बराबर मिलेगा आपको प्लस के 4, 4 बराबर के उस तरफ जाएगा, और यहाँ से आपको x बराबर क्या मिलेगा, माइनस के 4। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 4 और माइनस 4 आपको प्राप्त हुए, और यही क्या है, यही आपके हैं x बराबर 4 और माइनस 4 बहुपद px, अर्थात x स्क्वायर माइनस 16 के क्या है, ये दोनों शून्य के। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक, बच्चे यहीं पे गलती कर रहे थे, बच्चे इसका गुणनखंड नहीं कर पा रहे थे कि कैसे हमें गुणनखंड करना है। तो ये तो कक्षा 8 में आपको सिखा दिया जाता है कि कैसे सर्वसम्मिकाओं की मदद से हमको गुणनखंड करना है, क्योंकि आप जानते हैं शून्यक निकालने के लिए पहले आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद आप बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं। ये पीछे हमने कई प्रश्नों में इसका इस्तेमाल किया है। तो प्रश्न नंबर पहला ऐसे होगा, इसके 2 शून्यक होंगे 4 और माइनस के 4। 1 नंबर का सवाल था, 2015 में पूछा गया था। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 8 के शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करना है आपको। ये भी 1 नंबर का सवाल है। सवाल के नंबर देख के भी हमें अंदाज़ा लगाना है कि हम इस पर ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, अति वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हमें ज़्यादा समय खराब नहीं करना है। तो ये आपको द्विघात बहुपद दे रखा है और आपको शून्यकों का योग और उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको हम, ये हम देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है वो द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 8 के शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने अपना बहुपद उतारा और उसकी तुलना हमने कर दी किससे, द्विघात बहुपद के सामान्य रूप से। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि कोई भी द्विघात बहुपद इस रूप में होती है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सामान्य रूप होती है। जैसे यदि रैखिक बहुपद की मैं सामान्य रूप की बात करूं तो वो ax प्लस b के रूप का होता है। ठीक, और जो द्विघात बहुपद होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तो मैंने ये लिखा है कि द्विघात बहुपद के सामान्य रूप की तुलना बहुपद से करने पर। तो जब बहुपद से तुलना करेंगे आप तो देखिए a बराबर क्या मिलेगा, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 2 है, a बराबर 2, b बराबर क्या होगा, x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ कितना है, माइनस के 10। चिन्ह सहित हमें लेना है, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि गुणांकों को तो हम चिन्ह सहित ही लेते हैं। तो b बराबर क्या आपके पास, माइनस के 10, और c बराबर क्या है, प्लस के 8। तो वही मैंने नीचे लिख दिया। अब ऐसे लिखने का मतलब क्या है, मैंने a b c के मान निकाल दिए। अब क्योंकि इस प्रश्न में आपसे पूछा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है, तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि द्विघात बहुपद के जो शून्यकों का योग होता है, मान लीजिए उसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग की बात की गई है तो दोनों को जोड़ेंगे। वो किसके बराबर होता है, माइनस के b अपॉन a के बराबर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया था कि ये शून्यकों का योग माइनस के b अपॉन a के बराबर क्यों होता है, और मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछते हैं। ठीक, अब देखिए हमें शून्यकों का योग पूछा है, वो होता है माइनस के b अपॉन a के बराबर। अब देखिए माइनस का b, माइनस चिन्ह बाहर है, b का मान कितना है आपके पास, माइनस का 10, रख दीजिए यहाँ मान, और कुछ नहीं करना आपको। और a का मान कितना है, 2, माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस, और ये 2 से 10 को काटेंगे तो ये आएगा 5। तो बच्चों शून्यकों का जो योग आ गया है वो कितना आ गया है आपके पास, प्लस के 5। ऐसे निकालेंगे आप।
ठीक, ये आ गया 5। अब आपको चाहिए शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल भी आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा, वो बराबर किसके होता है, सी बटे अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सी का मान रखा आपने 8, ए का मान रखा आपने 2, 2 से 8 को काटेंगे तो आपको 4 मिलेगी। तो यही आपसे 1 नंबर में पूछा गया था कि शून्यकों का योग बताइए और शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो हम लोगों ने आसान मेथड से, आसान विधि से अपने प्रश्नों का उत्तर निकाल दिया। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, इसका गुणनखंड कर दे रहे हैं, फिर गुणनखंड करने के बाद उसमें लगातार फंसते जा रहे हैं। जबकि आपको थोड़ा लॉजिकली माइंड करके, क्योंकि गणित में लॉजिक माइंड भी आपकी होनी चाहिए, कल्पना शक्ति मजबूत होनी चाहिए, तार्किक बुद्धि होनी चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और कम से कम समय में हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। तो आप सभी ये चीज़ जानते हैं, ये चीज़ यहाँ पे लागू हुई और हमने अपने आंसर तक हम पहुँच गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत हुई है, तीसरा प्रश्न तो आप लोगों ने कर लिया है, बड़ा आसान है। चौथा भी बड़ा आसान है, ये भी आप लोगों ने कर लिया है। पांचवा भी आप लोगों ने कर लिया है, इसको मैंने वीडियो में कराया था स्पेशल, और इससे जैसे हमने 2-3 सवाल किए थे तो ये भी आप लोगों ने कर लिया है। छठे सवाल में आपको प्रॉब्लम हुई तो मैं उसको अभी करता हूँ। समीकरण, वैसे तो बच्चों ये सवाल आपको अगले जो चैप्टर है द्विघात समीकरण उसमें मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ इसको दे दिया है कि आप इससे परिचित हो जाएं कि ये मूल चीज़ होती क्या है। आप इसको करना जानते हैं, बस यहाँ पे आप मूल पे कंफ्यूज हो गए कि ये मूल क्या होता है। तो वैसे तो ये आगे चैप्टर द्विघात समीकरण में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि ये मूल कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ देने का यही मतलब था कि आप इसके बारे में आप इसके परिचित हो जाएं कि ये चीज़ है क्या। तो समीकरण का मूल देखिए कैसे निकालेंगे। ये चीज़ दे रखी है 3x² माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल से मतलब ये है बच्चों कि हमें x के मान ज्ञात करने हैं, चर के मान हमें वो ज्ञात करने हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, अर्थात हमें x के वो मान ज्ञात करने जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। हम यहाँ पे x के वो मान रखेंगे और दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आना चाहिए। तो x के वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं उसको हम मूल कहते हैं, या फिर हम इसको शून्यक भी कह सकते हैं कि x के वह मान जिसको रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है वो उसके मूल होते हैं। जब समीकरण बन जाती है तो मूल कहलाते हैं वो, और जब समीकरण नहीं होती अर्थात बराबर 0 नहीं होता है तो हम वो गुणनखंड कह सकते हैं उसको, या उसको शून्य कह सकते हैं, या उसको मूल कह सकते हैं। तीनों चीज़ एक ही है, हमें x का मान ही निकालना पड़ता है अल्टीमेटली। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए नाम अलग अलग दे दिए गए हैं, लेकिन चीज़ वही है। समीकरण जब आ जाती है मतलब बराबर के बराबर जब लग जाता है, दो पक्ष बन जाते हैं तो वहाँ पे मूल की बात होती है, और जब समीकरण नहीं होती है तो शून्यक गुणनखंड इसके बारे में हम बात करते हैं। चीज़ वही है। तो चलिए देखते हैं इसको हमें कैसे करना है। तो देखिए बच्चों ये समीकरण आपको दे रखी है 3x² माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं आपको। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, समीकरण उतारिए आपने और इसके गुणनखंड कर देने हैं आपको। द्विघात बहुपद है तो मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए मध्य पद है माइनस का 1, हमें x का गुणांक देखना पड़ता है, वो यहाँ पे माइनस का 1 है। ठीक है, तो माइनस के 1 को आपको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको जोड़कर आपको माइनस का 1 मिले, और जब उन्हीं दो संख्याओं के आप आपस में गुणा करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, x² का गुणांक, पहले पद का गुणांक 3 और लास्ट में पद क्या है माइनस का 2, अर्थात गुणा करके क्या आना चाहिए माइनस का 6। ठीक, तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं आप सभी जानते हैं। देखिए जब आप माइनस के 3 में प्लस 2 करेंगे, माइनस 3 में 2 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 1 ही मिलेगा। 3 में से 2 घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। और जब माइनस के 3 के गुणा 2 में करेंगे तो आपको माइनस का 6 मिलेगा। तो हमें वो दो संख्याएं मिल गई जिनको जोड़कर -1 मिल रहा है, गुणा करके -6 मिल रहा है, वो है माइनस के 3 और 2। तो वही हमने यहाँ गुणनखंड कर दिए। तो देखिए माइनस के 3x प्लस के 2x में मैंने ये गुणनखंड कर दिया है, ये आप जानते हैं करना। अब देखिए हम शुरू के दो पदों में से कॉमन निकालते थे, यहाँ 3x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस के 1,
यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, अंदर अंदर बचेगा x, यहाँ -k1 बराबर 0। फिर देखिए यहाँ से x -1 फिर कॉमन आ रहा है, जब तक कॉमन आ रहा है बाहर निकालते रहो। फिर x -1 बाहर निकाला तो अंदर बचेगा आपके पास यहाँ 3x और यहाँ प्लस का 2 बराबर 0। ठीक, अब तो हमें तो x का मान निकालना था। अब ये भी 0 के बराबर है, ये वाला पहला गुणनखंड, और दूसरा गुणनखंड भी 0 के बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखिए कि x -1 भी 0 के बराबर है, तो जब ये 0 के बराबर है तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। और 3x + 2 दूसरा गुणनखंड भी 0 के बराबर है, तो इससे x का मान कैसे निकलेगा, 2 उधर जाएगा और x बराबर -2/3 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 1 और -2/3 दी गई समीकरण के मूल हैं, क्योंकि जब आप इनको इसमें रखेंगे तो आपको दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष मिलेगा। ठीक, क्योंकि द्विघात बहुपद था तो इसके 2 मूल होंगे, 2 शून्यक होंगे और 2 ही गुणनखंड होंगे। चीज़ वही है, मूल कह दीजिए, शून्यक कह दीजिए या गुणनखंड कह दीजिए। ठीक है, तो ये आपको मिल गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 3 सवालों में जो आपके डाउट रहेंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने 6 प्रश्न तक कर लिया है। 7वां प्रश्न भी आप लोगों से हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। 8वां भी आपसे हो गया था, क्योंकि एक जैसे प्रश्न हैं ये ऊपर नीचे वाले। 9वें प्रश्न में वैसे तो आप लोगों इसको कर लोगे, जैसे हमने पहला सवाल किया है ना, वैसे ही इसको भी आपको करना है। आप इसको कर सकते हो, पर इसको भी चलो हम करा देते हैं। तो ये है बच्चों आपका 9वां प्रश्न। बहुपद x² - 3 के शून्यक आपको ज्ञात कर लें। तो शून्यक निकालने से पहले हमें बहुपद उतारा, पहले इसके गुणनखंड हमको निकालने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमारी सर्वसम्मिका काम करेगी, पर कैसे काम करे ये हमको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए पहले वाले पद का तो होल स्क्वायर है, लेकिन दूसरे पद का होल स्क्वायर कैसे बनाएं हम, तो आपको पता है कि ठीक है पहले पद का तो सर यहाँ पे होल स्क्वायर है, लेकिन 3 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा। अब यहाँ पे a² - b² सर्वसम्मिका बन गई। ये एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ती है अपनी सर्वसम्मिका लगाने के लिए। तो हमने इस रूप में इसको बना दिया। इसका वर्क करेंगे आपको 3 ही मिलेगा, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अभी। ठीक, लेकिन सर्वसम्मिका काम कर जाए हमारी a² - b² वाली, जहाँ a बराबर x है और b बराबर √3 है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे एडजस्टमेंट किया। तो जब हमने सर्वसम्मिका खोली तो हमको मिल गया x - के 3 और x + के 3। ये 2019 में पिछले साल आया था, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। अब हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक कैसे निकलेंगे, जब पहला गुणनखंड 0 होगा या फिर दूसरा गुणनखंड 0 होगा। तो देखिए px का मान 0 होगा यदि x - 3 बराबर 0 या फिर x + 3 बराबर 0, और दोनों से x का मान निकलेगा। यहाँ से x बराबर 3 निकलेगा और यहाँ से x बराबर -3 निकलेगा। तो आप कहेंगे अतः 3 और -3 बहुपद px जो आपको दे रखा था x² - 3 के शून्यक हैं। पहले वाले सवाल की तरह ही है, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके लिए है वो 10वां प्रश्न है। यदि बहुपद px बराबर x² - के 8x + के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस बार 2020 CBSE बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया था 10th क्लास के मैथमेटिक्स के पेपर में, तो इसलिए मैंने आपके लिए इसको रखा है। चलिए, थोड़ा घुमाने वाला प्रश्न है, थोड़ा तार्किक प्रश्न है, क्योंकि बच्चों की तार्किक क्षमता भी नापी जाती है कि बच्चों ने कितना समझा है, जो ज्ञान समझा है उसको कैसे वो अप्लाई करते हैं। क्योंकि बच्चों कंपटीशन फाइट करने के लिए आपको ऐसे लॉजिकल माइंड तो आपका होना ही चाहिए पड़ेगा, नहीं तो आप कंपटीशन फाइट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये प्रश्न बनाए जाते हैं कि आपका थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा दिमाग घुमाएं और इसके आंसर तक आप पहुँचें। चीज़ वही लगेगी, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नियम वही लगेंगे। तो देखते हैं, चलिए इसको हम कैसे करते हैं। के का मान आपको निकालना है, चलिए देखते हैं इसको। 10वां प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है आपके लिए, क्योंकि इस बार CBSE बोर्ड में पूछा गया था। बहुपद दे रखा है आपको और द्विघात बहुपद है, क्योंकि बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है। तो मैंने लिखा है कि माना इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं अल्फा और बीटा, क्योंकि सवाल में शून्यकों के वर्गों का योग 40 आपको दे रखा है, तो आपको शून्यक मानने पड़ेंगे अल्फा और बीटा।
आपको पता है, जैसे पीछे हम वीडियो में हमने देखा है, अल्फा और बीटा हम मान लेते हैं। ये हमने इसके 2 शून्यक मान लिए, 2 ही शून्यक होंगे क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। अब आपको दिया है कि उनके शून्यकों के वर्गों का योग 40 के बराबर है। शून्यकों का वर्ग किया, उनका योग किया, वो किसके बराबर है? 40 के बराबर है। इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया। ये हमारे आगे काम आने वाली है, इसको दिया है, हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद की तुलना हमने द्विघात बहुपद के सामान्य रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म के से हमने इसकी तुलना करी, ax² + bx + के c। तो हमें इससे a बराबर 1 मिल गया। देखिए x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? 1 है। कुछ नहीं का मतलब क्या है? 1। b का मान कितना है? -8 है, प्लस का 8 नहीं है, -8। और c बराबर अचर पद यहाँ पे क्या है? k, उसी का मान हमको निकालना है। तो हमने ये 3 मान हमने निकाल दिए। उसके बाद हम लिखेंगे, हम जानते हैं क्या कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और उसके गुणांकों में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? पहला संबंध ये होता है कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। ये देखिए सभी गुणांक है, ये x² का गुणांक है, ये x का गुणांक है और ये अचर पद है। तो आप जानते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध अच्छी तरह आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अर्थात शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, अर्थात x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो b का मान आपको रखना है, माइनस चिन्ह तो बाहर लेंगे आप। b का मान क्या आपके पास? -8 रख दिया। और a का मान क्या आपके पास? 1 काटा, माइनस प्लस 8 मिल गया। शून्यकों का योग मिल गया आपको 8। ठीक, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2 आपकी बन गई। एक तो हम पहले ही बना चुके हैं। अब एक और संबंध होता है शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच द्विघात बहुपद के, कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a, अर्थात अचर पद बटे a, x² के गुणांक के बराबर। ठीक, तो c बराबर क्या था आपका? k, और a बराबर 1 है। तो गुणांक, शून्यकों गुणांक किसके बराबर आ गया? k के बराबर। ये समीकरण नंबर 3 आपकी बन गई। ठीक, समीकरण नंबर 1 आपको दी थी, समीकरण नंबर 2 और 3 आपने बना ली। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 को लेंगे और इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक, वही बात मैंने लिखी है कि समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करना है, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर और 8 का वर्ग। तो ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी जानते हैं क्या होता है? a² + b² + k 2ab, 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 64। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो अल्फा² + बीटा², ये वाला जो पद है, शुरू वाला पद, ये किसके बराबर है? ये आपको समीकरण में दे रखा है 40 के बराबर है। शुरू में गिवन था आपको सवाल में, तो इसकी जगह हमने 40 रख दिया। तो ये बन गया 40 + 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 64। अब 40 को बराबर के उस तरफ ले गए हम, तो 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 64 माइनस के 44, बराबर के उस तरफ जाके घट जाएगा, माइनस का बन जाएगा। 64 में से 40 कम, सॉरी 44 कह रहा हूँ मैं, 24 बचेगा। और इससे अल्फा इंटू बीटा बराबर 24/2, 2 से 24 काटेंगे तो 12 आपको मिलेगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने लिख दिया है कि समीकरण नंबर 1 से अल्फा² + बीटा² का मान आपने 40 रख दिया। ये आप लिख देंगे, हर चीज़ का कारण देंगे तो एग्जामिनर को बड़ा आसानी होगी, नंबर वो नहीं काट सकता आपका। अब आपको तो k का मान निकालना है ना, तो k का मान कैसे निकलेगा? अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है समीकरण नंबर 3 से? जी ये k के बराबर है कि नहीं? k के बराबर। तो इसकी जगह आप क्या रखेंगे? k रख देंगे, और k बराबर क्या मिल गया आपको? 12 मिल गया। समीकरण नंबर 3 से अल्फा इंटू बीटा बराबर k रखा। तो इस प्रकार आपने k का मान कितना निकाल दिया बच्चों? 12 निकाल दिया। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप अब समझ रहे होंगे सर तो बड़ा आसान था, हम लोग इसमें फंसते जा रहे थे, लेकिन बहुत आसानी से हम लोग इसको समझ चुके हैं। अब देखिए बच्चों, जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, ये नहीं कि मैंने आपको हल करा दिया तो छुट्टी हो गई। इसको आपको दोबारा वीडियो देखने के बाद दोबारा प्रयास करना है, और तब जाके आपका ये वाला चैप्टर मजबूत होगा। ठीक, काफ़ी समय आपके पास, आप इसको, क्योंकि आपकी केवल 2-3 क्लासेस चल रही हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश, तो आपके पास काफ़ी समय रहता है, तो इसको आप, इसका रिवीजन आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों, एक और सवाल रहता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी कुछ डाउट था। बहुपद आपको दे रखा है, ये लंबा चौड़ा बहुपद है जिसकी घात कितनी है? 4, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 4 है।
इसके 2 शून्यक आपको गिवन है, 2 + √3 और 2 - √3। तो अन्य शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताइए इस बहुपद के कुल कितने शून्यक होंगे, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। जितने बहुपद की घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, 4, तो इसके 4 ही शून्यक होंगे। 2 आपको गिवन है, 2 आपको और निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम अब करते हैं। तो ये है बच्चों प्रश्न नंबर 12। इसका तरीका तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है। इसके जैसे 2 प्रश्न आप लोगों ने किए भी हैं। चलिए हम इसको करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है, इसके आने के चांस बने रहते हैं। तो क्योंकि देखिए बच्चों आपको पता है इसके 4 शून्यक हैं और 2 शून्यक आपको गिवन है, 2 + √3 और 2 - √3। तो ये जो आपको गिवन है ये शून्यक गिवन है। तो शून्यक अर्थात ये x के या चर यहाँ पे x है, ये चर के वह मान है जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 बन रहा है, तभी तो ये शून्यक है ना इसके, नहीं तो ये इसके शून्यक नहीं होते। तो मैंने वही चीज़ लिखी है कि ये x के मान है अर्थात चर के मान है 2 + √3 और 2 - √3। ठीक, आगे मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लिया है। ये पूरा जो पोर्शन है इसको उठा के मैं लेफ्ट साइड ले आया हूँ। तो ये 2 माइनस का बन जाएगा और √3 भी काय का बन जाएगा, माइनस का, और बराबर में 0। इसी तरह मैंने भी यहाँ ये किया, ये पूरा पोर्शन इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में ले आया। तो ये हो गया बच्चों 2 माइनस का 2 बन जाएगा और ये माइनस का √3 बन जाएगा प्लस का √3। उसके बाद क्या करते थे हम, ये वाला पोर्शन आया है लेफ्ट साइड वाला, इनकी आपस में गुणा करते थे हम। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में आपको आगे समझ में आएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी इसको विस्तार से आपको समझा रखा है। इस वाले प्रश्न के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, तो उसको आप देख सकते हैं पीछे। ठीक, अब यहाँ मैंने कुछ एडजस्टमेंट किया। देखिए x - 2 यहाँ भी सेम था और यहाँ भी सेम था, तो मैंने इसको एक ही ब्रैकेट में डाल दिया है। ठीक है, यहाँ भी मैंने इसको एक ही ब्रैकेट में लिख दिया है। क्यों कर रहा हूँ मैं आगे पता लगेगा। तो जब मैंने इनकी आपस में गुणा करी, देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन था इसकी आपस में गुणा करनी, 0 को अभी नहीं रखना आपको, क्योंकि 0 गुणा 0 में करेंगे 0 ही बनेगा। तो x - 2 माइनस का √3 और इधर गुणा x - 2 प्लस का √3। जब गुणा करी तो यहाँ पे मेरी एक चीज़ बन रही है, क्या ये इसको पूरा a मान लीजिए x - 2 को, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। इसको पूरा a मान लिया और ये b हो गया, a माइनस का b बन रहा है और ये a प्लस के b बन रहा है। और आप जानते हैं किसके बराबर होता है, ये होता है जी a² माइनस के b² के बराबर, सर्वसम्मिका के द्वारा आप इस बात को कह सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने लगाई कि ये दोनों जब इनकी गुणा होगी तो ये इस रूप में बन जाएंगे, a² और फिर x - 2 का स्क्वायर और b² माइनस के √3 का स्क्वायर। b का मतलब ये है, मैंने ये सर्वसम्मिका यहाँ पे लगा दी। अब देखिए x - 2 का होल स्क्वायर तो बन गया है, यहाँ पे आप जानते हैं a - b का होल स्क्वायर लगेगा कि a² प्लस का b² 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2ab। ठीक, और माइनस अंडर का वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाता है, वही संख्या बचती है 3 बच गई। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो x² प्लस के 4, अब 2 दूनी 4x बन गया, ये माइनस का 3। तो x² माइनस के 4x और 4 में से 3 कम करेंगे तो प्लस का 1 बनेगा। अब जब इन शून्यकों को जो हमने एडजस्टमेंट किया तो हमें ये रूप मिल गया। अब ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, एक गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है, ये हमारे दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड कैसे हो गया जी, तो ये बात आप जानते हैं कि ये गुणनखंड क्यों हो गया। ठीक, क्योंकि वो शून्यक था और शून्यकों को हमने जब एडजस्टमेंट किया तो ऐसे हम गुणनखंड के रूप में पहुंच जाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको समझा है, क्योंकि जब आप इसको गुणनखंड करना शुरू आप करेंगे तो आप पीछे ही पहुंचेंगे। तो वही चीज़ मैंने रिवर्स लिखी है। मुझे यहाँ पे शून्यक गिवन थे, मैंने उन शून्यकों की मदद से गुणनखंड बनाए और यहाँ तक मैं पहुँच गया, क्योंकि आखिर आप जानते हैं शून्यक निकालने के लिए आपको पहले गुणनखंड ही निकालने पड़ते हैं और फिर उनको 0 के बराबर पुट करते हैं और फिर आप वहाँ से शून्यक अर्थात चर के मान निकालते हैं। तो वही चीज़ मैंने रिवर्स कर रखी है। यहाँ पे आपको शून्यक दे रखे थे, उनसे मैंने गुणनखंड बना दिया है। अब गुणनखंड क्यों बनाया है तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आप केवल इतना समझिए कि
जो दिया गया बहुपद है उसका, ये बहुपद दे रखा है चर का जिसकी घात 4 है, उसका एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इस गुणनखंड से जो आपका निकला है को बहुपद को भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा आपका? शेषफल आएगा 0, क्योंकि ये तो इसका गुणनखंड है ना। कोई भी संख्या जब किसी दूसरी संख्या की गुणनखंड होती है तो वो उसको पूरा पूरा विभाजित करती है, अर्थात शेषफल क्या आता है? 0 आता है। तो जब ये गुणनखंड है तो हमने इसकी जांच करनी चाहिए कि चलिए हम इसको भाग करके देखते हैं। तो हमने भाग करके देखा, हमारा जो बहुपद था उसको हमने भाज्य बना लिया और जो उसका गुणनखंड आया उसको हमने भाजक बना लिया। तो जब आपने यहाँ पे लंबी विभाजन विधि लगाई, ये आप जानते हैं कि कैसे आपने लंबी विभाजन विधि लगाई, ये सब आप करना जानते हैं। इसको मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये आप जानते हैं, लंबी विभाजन विधि के द्वारा मैंने इसको भाग दिया है, इसको भाज्य बना दिया है, ये भाजक, और ये आपका जो आया भागफल, और ये शेषफल 0 ही आना था शेषफल, क्योंकि ये जो जिससे आपने भाग दिया वो उसका ही गुणनखंड है। और गुणनखंड होने की निशानी यही है कि शेषफल क्या आना चाहिए? 0। ठीक, अब आपने यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम लगानी है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है, ये स्टेप आपको याद करना पड़ेगा। आप इसको समझते हैं, जानते हैं, लेकिन इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब ये दिमाग में आपके आएगा, क्योंकि गणित में बिना प्रैक्टिस के तो बच्चों को कुछ संभव नहीं है। तो विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे जब हम, तो कैसे लगाएंगे वो हम जानते हैं क्या होता है। भाज्य, जिसको हमने px नाम दिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल, क्वोशिएंट मतलब भागफल, r फॉर रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे 4x था तो मैंने 4x लिया है। ठीक, देखिए मैंने मान रखा है ये मेरा px भाज्य था तो भाज्य का पूरा नाम लिखा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने बहुपद जिसमें भाग दिया गया है, भाजक जिसके द्वारा भाग दिया गया है, ये गुणनखंड लिख दिया, भागफल जो आपके पास आया है ये भागफल आया है तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, शेषफल बराबर 0। अब देखिए ये जो आपका भाजक है इसके गुणनखंड करने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड तो आपको शुरू में दे रखे हैं, इन्हीं शून्यकों के द्वारा ही आपने ये प्राप्त किया है। ठीक, तो इसके गुणनखंड करने की तो आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो दूसरा आपके पास ये आया है इसके गुणनखंड आपको करने पड़ेंगे, और फिर उसके माध्यम से आप क्या अपने जो आपका ये 4 घात वाला बहुपद था उसके आप क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। ठीक, तो इसको तो आपको करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे आप, क्योंकि द्विघात बहुपद है, मध्यपद विभाजन विधि के द्वारा आप क्या निकाल सकते हैं? इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। देखिए 35 से कम 35, ऐसी संख्या जो जोड़ के आपको बीच वाला पद -2 है और गुणा करके 1 गुणा -35 बराबर आपको क्या दे? -35। तो ऐसी संख्या कौन सी है? -7 और +5। ठीक है, -7 और +5 आपको जब जोड़ेंगे -7 में तो ये आपको -2 देंगे, और जब इन्हीं की आपस में गुणा करेंगे आप तो 7 पंजे कितने होते हैं? -35। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखी है। देखो बच्चों, मध्यपद विभाजन विधि लगाई मैंने यहाँ पे, इसको -2x को मैंने तोड़ लिया -7x +5x में, और इधर तो मुझे कुछ करना ही नहीं है क्योंकि इसके गुणनखंड तो पहले ही हो चुके हैं, केवल मुझे अपने जो हमारा भागफल आया उसके गुणनखंड करने। अब यहाँ से देखिए x कॉमन आ रहा था तो अंदर बचेगा x माइनस के साथ, x बाहर जा चुका है। यहाँ से 5 कॉमन आ रहा था, अंदर आएगा x माइनस के साथ। फिर देखिए x माइनस के साथ कॉमन था तो ये मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस के 5, और इसके गुणनखंड तो हम जानते हैं, ये आपको सवाल में गिवन थे पहले। ऊपर से मैंने इसको जो का तो उतार दिया कि ये x माइनस के 2 -√3 और x माइनस 2 +√3 इस हमारे भाजक के गुणनखंड हैं। तो ये मैंने लिखा, और ये हमारे पास 4 इसके गुणनखंड आ गए। इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि तो शून्य का आपको पता है। यहाँ से आप लिखेंगे कि ये जो बहुपद 4 घात वाला ये शून्य होगा जब इसके सभी शून्य जो गुणनखंड आपने निकाले वो 0 के बराबर होंगे। तो या इसको तो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप कहोगे x - 7 बराबर 0 या फिर x + 5 बराबर 0, तभी पूरा बहुपद 0 होगा। तो जब ये 0 के बराबर होंगे तो आप यहाँ से x का मान देख सकते हैं क्या निकलेगा, x बराबर +7 और यहाँ से x बराबर -5। तो ऐसे लिखेंगे आप। अतः जो बहुपद दिया था 4 घात वाला उसके सभी शून्य 2 तो आपको दिए थे, 2 + √3 और 2 - √3, और जो बाद के 2 निकले वो 7 और -5। तो इस प्रकार हमने स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। पहले जो शून्य का आपको दे रखे थे
उसको आपने गुणनखंड के रूप में बनाना है। जब आप गुणनखंड के रूप में बनाएंगे कि ये इसका गुणनखंड है, अर्थात इसके द्वारा जब बहुपद को हम विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो फिर हमने वो विभाजन विधि लगाई। क्यों लगाई? आपको पता है शेषफल 0 ही आना है, लेकिन इसे लगाई कि हमें वो क्या मिल जाए, भागफल मिल जाए, जिसकी मदद से हम इसके और गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके देखा जाए तो 4 गुणनखंड हैं। 2 आपको दिए थे, 2 आपको और निकालने थे। तो लंबी विभाजन विधि जब आपने लगाई तो फिर आपने इसके सभी शून्य निकाल दिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखनी है कि कैसे कैसे इसमें काम होना है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जिन प्रश्नों में डाउट रहा होगा वो प्रश्न अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको स्वयं हाथों से अपने वीडियो देखने के बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके ये आपके प्रश्न क्लियर होंगे। और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर बोर्ड परीक्षा में, तो इसको आपको रिवीजन करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि इसमें आपको समझाना था, एक एक चीज़ आपको समझानी थी, क्योंकि जब मैंने आपकी कॉपी देखी तो उसमें मुझे लगा कि इसके लिए वीडियो बनानी चाहिए। आप थोड़ी हल्की फुल्की मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा सवाल गलत हो जा रहा है। तो आपको फिर दोबारा इन सवालों को फिर दोबारा हल करना है वीडियो देखने के बाद। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे प्रत्येक सवाल हल हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपके लिए वो जो परेशानी है उसको दूर कर दूँगा। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।